चौधरी दोनों भाई का, चौधरी उग्रसेन का, चौधरी इंद्रसेन ने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। मैं उनको समर्थक भी नहीं कह सकता। तो जो लोग इस तरह की बात कर रहे हैं वो समर्थक तो नहीं हो सकते। तो भाई गाड़ियां तो थी और 300 से ज्यादा गाड़ियां थी। 374 के करीब तो मुस्तफा भाई और हम 5-6 लोग हम एक गाड़ी में थे। 325 में तो कोई शक नहीं, इसका तो मैं खुद गवाह हूँ। राजकुमार भाटी पर भी अब उठ रहा है कि वो तो दिल्ली वाले तो सम्मान लेना जानते हैं, सम्मान करते नहीं है। और व्यक्तिगत कि इसकी मेरी त्रुटि है, इसका मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। एक प्रोग्राम यही हुआ था, तब भी बहुत सारे लोगों ने कहा था ये हो गया, हमें मंच पे नहीं बुलाया, ये नहीं किया। अखिलेश जी की रैली थी वो भी, खाली मुस्लिम में ही नहीं है, गुज्जर सिखों में भी है, गुज्जर तो और भी धर्मों में है। 2021 में उसी जहाँ मंच लगा हुआ था उसी मूर्ति पे हमारे गुज्जर नाम पे कालिक पोतने के बाद उद्घाटन हुआ था। और अफसोस की बात है कि भाजपा के जितने गुज्जर नेता थे किसी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला था। कोई मजबूत बड़े कद का गुज्जर लीडर समाजवादी पार्टी के पास नहीं था। लेकिन यह है कि अब पहली बार लगा कि समाजवादी पार्टी में भी गुज्जरों का एक कद्दावर नेता जन्म ले चुका है। जब भाजपा को गुज्जरों को बगैर मांगे समर्थन मिलना शुरू हो गया। दोस्तों नमस्कार, मैं अनिरुद्ध चौहान, स्वागत आप सभी का गांव गवान में। अभी आपने 29 तारीख में एक रैली देखी होगी जो कि अखिलेश यादव जी की दादरी में रैली हुई। उस रैली में बहुत सारी चीजें निकलकर सामने आई, छोटी बड़ी बातें, गुर्जर समाज की वो बातें, इतिहास की वो बातें, इधर की वो बातें और उधर की वो बातें। अब बातों ही बातों में इतनी सारी बातें निकल कर आ गई कि हर बात का जवाब देना सभी को जायज भी लग रहा है और नाजायज भी लग रहा है। एक बात ऐसी निकल कर आई कि उसको सुनकर कुछ विपक्षी दलों में हड़कंप मच गया। एक बात ऐसी निकल कर आई कि पक्ष वालों में भी हड़कंप मच गया। एक बात ऐसी निकल कर आई कि एक लड़का इतनी गाड़ियां लेकर आ गया। एक बात ऐसी निकल कर आई कि अखिलेश यादव ने गंगा जल से मीरबोझ को नहलाया। ऐसी बहुत सारी चीजें सोशल मीडिया पर लगातार ट्रेंडिंग में चली हुई है। सोशल मीडिया आज के टाइम का ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप कुछ भी बोल दें तो तुरंत वायरल हो जाता है। अब ऐसे में क्योंकि रैली गुर्जर समाज की थी और रैली संयोजक राजकुमार भाटी थे, तो गुर्जर समाज के उन लोगों से बात करना बड़ा अनिवार्य हो जाता है जो हमेशा ऐसे विश्लेषण करते रहते हैं, ऐसी बातें बताते रहते हैं जिनसे समाज में संवैधानिक मूल्य तो बने ही रहे, साथ में जो सामाजिक ताना बाना है वो भी बना रहे। हिंदू मुस्लिम की बात करने वाले लोग आपको बहुत मिल जाएंगे, लेकिन इनको जोड़ने वाले लोग बहुत कम मिलेंगे। हमारे साथ में आज लोकेश सलारपुरी जी हैं। सोशल मीडिया पर इनकी जो फैन फॉलोइंग है, जो लिखने का अंदाज है, छोटी छोटी बातों से बहुत बड़े बड़े संदेश ये दे देते हैं। हिंदू मुस्लिम दोनों को कैसे जोड़ा जा सकता है, दोनों को एक धागे से कैसे बुना जा सकता है, उन चीज़ों पर इनके जो विश्लेषण है, पार्टी को लेकर हो, सामाजिक चिंतन को लेकर हो, शिक्षा को लेकर हो, हर चीज़ में इनका बोलने का तरीका अव्वल है। आपका स्वागत है जी, बहुत 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 धन्यवाद अनिरुद्ध भाई, आज तो बहुत दिन बाद मुलाकात हुई। जी जी। अच्छा, आप भी देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे 2 दिन से यही चल रहा है। 29 तारीख के मतलब जैसे ही रैली खत्म हुई उसके बाद यही सब चलना शुरू हो गया। चौधरी का अपमान हो गया। अब तो भाजपा वाले भी इस खेमे में कूद गए। बहुत सारी वीडियो मैंने देखी। कुछ हमारे ही इसके साथी हैं वो भी कह रहे हैं कि ये हो गया, वो हो गया, नाम बड़ा है। तो आप क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? देखो, ऐसा कुछ भी कहीं पूरे मामले में अब तक कि चौधरी दोनों भाई का, चौधरी उग्रसेन का, चौधरी इंद्रसेन ने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। ये सारी कवायद, जितनी बकवासबाजी जो भी कुछ हो रही है, वो समर्थक, कथित समर्थक, मैं उनको समर्थक भी नहीं कह सकता। जो समर्थक होते हैं बहुत गहरे गंभीर लोग होते हैं, जो असली समर्थक होते हैं। वो अगर कोई कहीं घटना हो भी जाए उसको कभी जिक्र नहीं आता, क्योंकि राजनीतिक परिवार है वो भी, और उनकी इमेज का, बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। तो जो लोग इस तरह की बात कर रहे हैं वो समर्थक तो नहीं हो सकते। तो मेरा इस मामले में अनिरुद्ध भाई सिर्फ ये कहना है कि इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए थी और इससे चौधरी परिवार को नुकसान नहीं होगा, लाभ नहीं होगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि उन्होंने इस बारे में कभी कहीं कोई शब्द नहीं कहा, जो कि इनकी गंभीरता बताता है कि चौधरी परिवार पुराना राजनीतिक घराना है, वो जानते हैं इस तरह चीजें होती है, लेकिन उनका कहीं इस तरह कोई बयान नहीं है। इसलिए जो लोग बकवास कर रहे हैं उनको कोई महत्व नहीं देना चाहिए। सोशल मीडिया बकवास चलती रहती है। वैसे भी इनका पार्टी का अंदरूनी मामला है, अच्छा हुआ बुरा हुआ हमें नहीं पता क्या हुआ, ये तो पार्टी जाने। लेकिन चौधरी साहब का, न रुद्रसेन का, न इंद्रसेन का ऐसा कोई बयान नहीं है, इसलिए मेरे लिए इस पर कुछ कहना उचित ही नहीं है। हाँ, अगर वो कोई बयान देते तब इस पर विश्लेषण करते। बाकी जो कथित समर्थक है उनके बारे में क्या कहूँ। तो जब जैसे ये रैली शुरू हुई, राजकुमार भाटी जी मंच पर आते हैं और कहते हैं कि धर्मवीर कटाना 300 गाड़ियां से अधिक गाड़ियां लेकर आज इस रैली में आए हैं। तो क्या सच में 300 से ज्यादा गाड़ियां थी? क्योंकि इसके ऊपर भी बहुत बवंडर हो रहा है। देखो भाई,
गाड़ियां तो थी और 300 से ज्यादा गाड़ियां थी, क्योंकि 374 के करीब तो मुस्तफा भाई और हम 5-6 लोग हम एक गाड़ी में थे। और शामली हम रुके थे पहले, बहुत पहले, 1-1.5 घंटे बाद फिर काफिला गया, तो लगभग इतनी गाड़ियां गिनी गई थी। तो 300 प्लस तो हर हालत में ही थी। कुछ ऐसा हो सकता है इनके पोस्टर लगा, कुछ ऐसी गाड़ियां चली गई जो इनके साथ ना हो, 10-20 गाड़ियां हो सकती हैं ऐसी, लेकिन 10-20 गाड़ियां वो भी तो जो हम नजरों में नहीं आई, तो गाड़ी 300 प्लस तो 30 में तो कोई शक ही नहीं, इसका तो मैं खुद गवाह हूँ। अच्छा, राजकुमार भाटी पर भी अब उठ रहा है कि वो तो दिल्ली वाले तो सम्मान लेना जानते हैं, सम्मान करते नहीं है, उसमें भी बहुत सारी चीजें निकल कर आ रही है। ये लगातार ऐसा क्यों होता है कि उधर का कोई आदमी आता है और फिर उन्हीं के ऊपर इतनी बयानबाजी की जाती है? देखो ऐसी कोई बयानबाजी, ऐसा हुआ, ये तो हुआ था मंच पे, वो इतने बड़े प्रोग्राम में व्यवस्था तो वहां हो ही गई थी, बड़ा प्रोग्राम था, भीड़ जरूरत से बहुत ज्यादा थी, उम्मीद से, बल्कि जरूरत से उम्मीद से ज्यादा भीड़ थी। तो कई बार हो जाता है, उधर अखिलेश जी आए, उधर सिक्योरिटी का इंतजाम था, वो नाम लेना भूल गए, और उन्होंने तुरंत ही जैसे ही ये बात पता लगी इसमें कुछ है, तो उन्होंने फेसबुक पर बाकायदा पोस्ट लिखी, और व्यक्तिगत कि इसकी मेरी त्रुटि है, इसका मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, और मैं चाहूँ तो अगर जरूरत पड़ी तो मैं मौके पर घर जाके मैं माफी मांग लूंगा। बात खत्म हो जानी चाहिए थी। इसलिए शायद चौधरी परिवार ने इस पर कोई बयानबाजी नहीं करी, जो वो जानते थे ऐसा हो जाता कई बार, वो पुराने जमाने से प्रोग्राम करते आए, उनके यहाँ भी कभी ऐसा हुआ होगा। एक प्रोग्राम यही हुआ था, तब भी बहुत सारे लोगों ने कहा था ये हो गया, हमें मंच पे नहीं बुला, ये नहीं किया, अखिलेश जी की रैली थी वो भी। तो इस तरह की चीजें बड़े प्रोग्राम में हो जाती है, इनको तूल देने की कोई जरूरत नहीं है। तूल कौन देगा? जो आपका असली हमदर्द नहीं है, या जो आपका असली समर्थक नहीं है, या उसे जानकारी नहीं है। जो समझदार असली समर्थक होगा वो इन चीजों को कभी तूल नहीं देगा। मैं सिर्फ इस पे यही कहूंगा, समर्थकों को मेरा यही अनुरोध है कि इस तरह की बयानबाजी बंद कर दें, इससे चौधरी परिवार को नुकसान होगा। अच्छा, मैं देख रहा कि अब इकरा हसन के ऊपर भी वीडियो बनाई जा रही है कि सबसे ज्यादा नाम इकरा हसन का लिया गया, वो तो गुर्जर भी नहीं है, वो तो कन्वर्टेड गुर्जर हैं। तो क्या कहना चाहूंगे इसके बारे में? शायद वो गुजरों की पूरी सिस्टम नहीं समझते कि कन्वर्टेड गुजर है, कैसे गुजर समझते नहीं। गुजर खाली मुस्लिम में ही नहीं है, गुजर सिखों में भी है, गुजर तो और भी धर्मों में है। तो ये तो ऐसी इतनी बेकार की वाहियात किस्म के बयानबाजी अनिरुद्ध भाई, जिस पर तो कुछ कहना हम जैसे लोगों के लिए उचित भी नहीं है। तो कह रहा है, कहने तो चूंकि सोशल मीडिया भैया एक ऐसा हथियार है, एक ऐसी पिस्तौल है सोशल मीडिया, मोबाइल, कि जिस मेंटेलिटी के आदमी के हाथ में होगा ना, इसे ऐसा मान लिया कि अगर पिस्तौल किसी पुलिस वाले के हाथ में होगी तो अलग रिजल्ट देगी, वही पिस्तौल किसी गुंडे के हाथ में होगी तो अलग रिजल्ट देगी। तो सोशल मीडिया का ही है, समझदार आदमी के हाथ में जब ये चीज आएगी तो उसका रिजल्ट समाज में अच्छा जाएगा। एक नासमझ मूर्ख बच्चे के हाथ में आएगा तो उसका रिजल्ट कुछ और जाएगा। तो इन चीजों से समाज को बचना चाहिए। किसी समाज को अगर आगे बढ़ना है, तरक्की करनी है, तो वाहियात चीजों से बचना चाहिए। रैली के बारे में तो आपने बता दिया कि रैली बहुत अच्छी हुई, उम्मीद से ज्यादा भीड़ आई। तो आपको क्या लगता है, क्योंकि 2027 का चुनाव भी नजदीक आ रहा है, 17 में आ रहे अखिलेश जी, फिर 22 में आ रहे अखिलेश जी, अब आपको 27 में क्या लग रहा है? क्या, क्योंकि कहते हैं जो नोएडा साइड आते हैं वो तो हार जाते हैं, वो रिजल्ट भी बना रखा था, कुछ लोगों ने ये आए, मायावती जी आए, पहले कल्याण सिंह जी आए, और मुख्यमंत्री जो जो यहाँ पे आए वो सब आ रहे। तो योगी जी तो कितनी बार जा चुके, पिछली सरकार में आए तो अगली बार फिर सरकार बनी। ये तो एक फिजूल की बात है कि वो आया, ये अपशकुनी मानते हैं बहुत सारे लोग, पढ़े लिखे लोग हैं, विज्ञान का जमाना है, तार्किक जमाना है, इन चीजों पर कोई विश्वास नहीं करता। और ये बात रैली की, देखो ये जगह जहां चुनी गई थी, अखिलेश यादव या राजकुमार भाटी जी ने बहुत ही सोच समझने के बाद वो जगह चुनी थी। हालांकि जगह छोटी रही है, ये प्रोग्राम कहीं दूसरी जगह होता बहुत और जबरदस्त भीड़ आती, लेकिन वो एक सिंबॉलिक था, प्रतीकात्मक था। आप 2021 में जाइए, 2021 में उसी जहां ये मंच लगा हुआ था, उसी मूर्ति पे हमारे गुज्जर नाम पे कालिक पोतने के बाद उद्घाटन हुआ था। वो दर्द की गुजरों में था, आवाज नहीं मिल पा रही थी उस दर्द को व्यक्त करने की कोशिश। उसके बाद में एक कोशिश यहाँ हुई थी, फनपुरी रैली हुई थी, गुज्जर आक्रोश यात्रा करके कुछ निकला था, आक्रोश यहाँ था। और अफसोस की बात है कि भाजपा के जितने गुज्जर नेता थे, किसी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला था। अखिलेश यादव ने इस बात को पकड़ा, राजकुमार भाटी ने इस बात को समझा कि आक्रोश तो है, कोई इसको आवाज देने वाला नहीं है। 29 तारीख में ये काम हो गया। वहीं रैली हुई, लगातार मीर भोज की प्रतिमा दिखती रही, और उनका गंगा जल से उसकी धुलाई करना, उसे कथित शुद्धिकरण करना, उसका शुद्धिकरण कहा, तो वो भी एक सिंबॉलिक चीज थी कि आपने कलंकित किया तो आपने शुद्धिकरण कर दिया। इस बात को लेके, चूंकि जो हमारे पूर्वज होते हैं, किसी भी जाति को पूर्वज होता है, किसी भी समाज का, उसकी बड़ा सम्मान होता है लोगों के दिल में। तो मीर भोज को लेकर हमारे दिलों में बहुत सम्मान था, और अखिलेश ने तो 2-3 कदम आगे जाकर घोषणा कर दी कि मीर भोज का धन सिंह कोतवाल, जिसका वेस्ट में बहुत इज्जत सम्मान है, और विजय सिंह पथिक जो राजस्थान से लेकर पूरे गुजर में उनका बहुत सम्मान है,
कि इन तीनों महापुरुषों की हम लखनऊ में मूर्ति लगवाएंगे, प्रेरणा स्थल बनाएंगे। ये बात उस रैली में जो आखिरी कोने में कहीं दूर खड़ा था ना, गुज्जर था, उसके दिल को छू गई। यार कोई तो है जो हमारे बुजुर्गों को, हमारे पूर्वजों को सम्मान दे रहा है, और जो चीज दिल को छूती है ना, फिर उसका रिजल्ट आता है। तो आप देखना इस रैली के बाद में समाजवादी पार्टी के लिए गुज्जर कैसे पलक पावड़े बिछाने वाले हैं। अच्छा, दरी बिछाने वाला क्या मैटर है? दरी बिछाने की बात हो रही है, दरी बिछाने वाले थे, दरी बिछाने वाले थे, अब दरी बिछाने वाले नहीं रहे। भाई कोई भी कार्यकर्ता होता है, पहले कभी दरी बिछाता है शुरुआत में, जब शुरुआत में आता है उसके बाद उसकी तरक्की होती है, बढ़ता बढ़ता ऊपर तक पहुंचता है। दरी बिछाने वाले कौन थे कौन नहीं थे, लेकिन ये है कि जो आदमी दरिया बिछा कर शुरू करता है और आगे तक पहुंचता है, वो बहुत गंभीर आदमी बन जाता है, जो उसे बारी चीज का पता होता है। तो दरी बिछा कर आगे तक जाना कोई अपमानजनक नहीं, बहुत सम्मानजनक चीज है किसी पार्टी के कार्यकर्ता के लिए। अच्छा, राजकुमार भाटी गुर्जर समाज से आते हैं, क्या अब कोई ऐसा व्यक्ति आ गया है राजकुमार भाटी के रूप में जो गुर्जर समाज को आगे लेके जाएगा? इसको आप ऐसे समझिए कि मैं जब केवल समाजवादी पार्टी के परिप्रेक्ष्य में आपको बात करता हूँ। समाजवादी पार्टी के पास चौधरी रामचंद्र दास स्वर्गीय है और कहीं है दुनिया में, उनके बाद एक शून्य पैदा हुआ था, वैक्यूम पैदा हुआ था समाजवादी पार्टी में गुज्जर लीडरशिप को लेकर। कोई मजबूत बड़े कद का गुज्जर लीडर समाजवादी पार्टी के पास नहीं था। राजकुमार भाटी उस शून्य को भरने की तरफ बढ़ते चले। टाइम लगेगा, लेकिन उम्मीद है काफी हद तक उसको भर पाएंगे। उनकी पूर्ति तो नहीं कर पाएंगे, खैर रामचंद्र दास तो रामचंद्र दास थे, लेकिन यह है कि अब पहली बार लगा कि समाजवादी पार्टी में भी गुजरों का एक कद्दावर नेता जन्म ले चुका है और परवान चढ़ चुका है, स्थापित हो चुका है। और जब किसी भी पार्टी में कोई बड़ा लीडर बनता है तो उसका दूसरी पार्टियों में बैठे लोगों को भी लाभ मिलता है। क्यों लाभ मिलता है? मैं बार बार इस बात को कहता हूँ कि जैसा आप पूरी चर्चा है कि भाजपा में गुजरों का सम्मान नहीं है। सम्मान कैसे हो सकता था? दो वजह से सम्मान नहीं है। इस बात को बहुत गहराई से दर्शक भी समझे आपके। पहले क्या था, समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, कांग्रेस हो, इन सब पार्टियों में गुज्जर गुज्जर होता था, वो हिंदू मुस्लिम नहीं होता था। गुज्जरों की जनसंख्या गुज्जर के तौर पर मानी जाती थी, और ये है भी, गुज्जर अपने उसके साथ चलता भी है। मुस्लिम हिंदू गुज्जर फिर नहीं देखता। अगर कोई हिंदू कैंडिडेट खड़ा है और मुस्लिम गुज्जर से वोट देंगे। तो अब क्या हुआ, भाजपा ने बड़ी चालाकी के साथ हमें पहली बात तो हमारे मुस्लिम गुज्जर के आधे पार्ट को एक तरफ मुसलमानों में डाल दिया। उनको गुज्जर काउंट ही नहीं करते, यानी हमारी पावर आधी रह गई हुई। उसके बाद जो हिंदू गुज्जर हमारी कम्युनिटी थी, चूंकि वो सारी की सारी लगभग जितने लीडर थे छोटे मोटे जो होते सब भाजपा में ही चले गए। जब भाजपा को गुज्जरों को बगैर मांगे समर्थन मिलना शुरू हो गया तो उसकी औकात क्यों बचेगी? जब उन्हें पता इनके पास कोई रास्ता ही नहीं है तो फिर इज्जत क्यों करेंगे? अब चूंकि दूसरी पार्टी में एक लग गया, कहा विकल्प है। 29 तारीख ने क्या किया कि गुज्जरों के पास विकल्प है। अब मैं समझता हूँ शायद भाजपा में गुज्जरों की इज्जत बढ़ेगी, समाजवादी उसमें बहुजन समाज में भी बढ़ेगी, कांग्रेस में बढ़ेगी और आसपा में भी बढ़ेगी, चूंकि एक विकल्प इधर हो गया। और धीरे धीरे ये विकल्प, जैसे आसपा में रविंदर भाटी है, कांग्रेस में सचिन पायलट है, तो मैं जाटों की तरह मैं ये चाह रहा था, ये कह भी रहा था बार बार कि हर पार्टी हमारे लीडरशिप मजबूत होनी चाहिए ताकि बैलेंस बना रहे। कोई भी पार्टी में यूं ही ना समझ ले ये तो यूं ही है। जब तक दूसरी पार्टी में इतने वचनदार नेता हमारे पास होंगे, बनाएंगे हम ही उनको, जब तक नेता हमारे पास होंगे तब तक हमारी हर पार्टी में कदर होगी। अब आप देखना, इसका आपको धीरे धीरे एहसास होगा कि हाँ गुज्जर एक, जिनकी कदर होनी हर पार्टी में शुरू हो जाएगी, कि गुज्जर एक पावर है। क्या होने वाला है 27 में? आपको क्या लगता है सरकार किसकी बनेगी? आप इसे अगर देखना चाहते फिर 2024 का चुनाव लोकसभा का देखिए। वही मोदी अमित शाह केंद्र में मौजूद थे, योगी जी यहाँ यूपी में मुख्यमंत्री थे। लोकसभा का चुनाव हुआ, किसी को उम्मीद नहीं थी कि लोकसभा चुनाव में भाजपा का सुपड़ा यूपी से साफ हो सकता है। शायद मैं पहला आदमी था जो लगातार कह रहा था कि कम से कम यूपी, मैं वेस्ट यूपी का शायद पहला आदमी था जो सितंबर 2023 इस बात को वीडियो पे कह रहा था अलग अलग चैनल पे कि 32-35 सीट से ऊपर भाजपा नहीं जा पाएगी। शायद 32 सीट पे रुक गई थी जी, ठीक। तो जब 2024 में स्थिति हो सकती है, अब तो सरकार के खिलाफ और बहुत सारी चीज सामने आ गई। अब तो उसके खिलाफ काफी लोगों में रोष भी है, कुछ कारनामे ऐसे हुए, कुछ महंगाई बढ़ रही है, कुछ इंटरनेशनल हालात ऐसे हो गए। तो 2027 तो साफ दिखाई दे रहा है अखिलेश मुख्यमंत्री बनने, बिल्कुल साफ दिख रहा है। 2024 में गुज्जर तो भाजपा के साथ था ना, उसके बावजूद भी हम कितनी सीटें समाजवादी पार्टी जीत गई। तो 2027 के चुनाव में क्यों अखिलेश यादव बेहतर बहुमत नहीं हासिल कर पाएंगे, जबकि ये भी स्थिति बन गई हिंदू गुज्जर की तरफ दौड़ रहा है, तो परसों महसूस हो गया क्या जाएगा। तो एक खौफ भी था ना, खासकर हिंदू जो समाज है, चाहे उसकी कोई भी जाति है, उसके अंदर ये भी डर भी था कि कहीं हमारे साथ कोई पहले कोई या फिर ये घटना हो जाती थी, हम मार गए हो जाए, लूट खसोट हमारे साथ हो जाती थी, महिलाओं को खतरा था। भले आज वैसी स्थिति हो, लेकिन
कहीं ना कहीं यानी दिल्ली में आप बैठे- कानून व्यवस्था की बात कर रहे कानूनी व्यवस्था की बात- अगर कानून व्यवस्था की बात आप कर रहे हैं तो कानून व्यवस्था तो कल्याण सिंह की सरकार बहुत बेहतर थी, और मायावती के 5 साल, मायावती- बल्कि पिछली 3-4 सरकार, जब तक वो सत्ता में रही कानून व्यवस्था में तो पत्ता भी नहीं हिला। अब तो उतनी बेहतर व्यवस्था है भी नहीं जो मायावती की सरकार में थी, अब तो उससे बेहतर नहीं है। एक फिनोमिना बना दिया। आज भी आप देखिए, राजकुमार भाटी जी ने ही एक ये आंकड़ा दिया था एक बार कि इतने दिनों में लगभग 15,000 के करीब आंकड़ा उन्होंने दिया था, फेसबुक पे आया था, वीडियो पे आया था कि लगभग इतने एनकाउंटर पुलिस कर रही है। एनकाउंटर कब होता है? यानी बदमाशों ने फायर की, पुलिस ने जवाब दिया। यानी अगर 10 साल की सरकार के बाद भी हर रोज 5 बदमाश पुलिस पे फायर कर रहे हैं तो कानून व्यवस्था कहाँ बेहतर है? आप रोज देखते हैं ना अखबारों में, जी जी, आज फलाना जगह उसे गोली मार दी बदमाश को, आज काउंटर हो गया, आज वहां पकड़ा गया। तो जब रोज कांड हो रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं क्राइम तो बंद नहीं हुआ। क्राइम बंद तो नहीं हुआ ना, जी, फिर भी कहीं जी। जब क्राइम बंद नहीं हुआ तो कानून व्यवस्था कहाँ बेहतर है? और कहीं भी लड़कियों के साथ कार ना हो रहे हो, तो रेप ना हो रहे हो, या मर्डर ना हो रहे हो, लूट भी हो रही है, स्मैक ना बिक रही हो, तो कहाँ कानून व्यवस्था बेहतर है? मेरी समझ में तो नहीं आया भाई। कौन से पैमाने से करे कानून व्यवस्था बेहतर है? सिर्फ एक चीज हमारे मन में बिठा दे कि सारे अपराध बस मुस्लिम करते थे। अरे मुस्लिम इस सरकार में आकर अपने काम धंधों में लगे, उन्हें जरूरत ही नहीं क्राइम करने की। पर जो कर रहे हैं वो पकड़े जा रहे, चाहे हिंदू चाहे मुसलमान। वो पहले पकड़े गए, वो भविष्य में पकड़े जाएंगे। अच्छा, मैं देख रहा था एक राशन का बहुत दमदार भाषण उन्होंने दिया वहाँ। उन्होंने कहा आगाज हो चुका है, समय बदल चुका है। तो आगाज किस चीज का हो रहा है? इकट्ठा होने का, हिंदू गुजरों के मुस्लिम गुजरों के इकट्ठा होने का, या फिर सरकार बदलने का? सरकार बदलने का कहा वैसे तो उन्होंने। हिंदू मुस्लिम गुज्जर तो खैर वो बात ही नहीं करते, हिंदू मुस्लिम गुज्जर तो लगभग एक ही है। आप कहीं भी देख ले, किसी भी कम्युनिटी में लगभग 90% लोग शांति प्रिय होते हैं, चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू। वो नहीं चाहते कोई दंगा फसाद हो, उससे दंगा फसाद होगा तो कारोबार में दिक्कत आती है। लोग बाग कमाते दिन भर, शाम को खाते हैं। 10% लोग हैं जो आपसी और इस तरह के लोग तो नहीं चाहते समाज में शांति रहे। 90% लोग शांति से रहते। हिंदू मुस्लिम यहाँ मिल के रहा हमेशा। हमारे ऐसे जीन्स है नहीं हिंदुस्तान के जो इस तरह की चीजों में पड़ता रहे, तो ये कोई समस्या नहीं। ये यार, ये मैं तो कह रहा हूँ सरकार स्पॉन्सर्ड है सब चीजें। जिस दिन सरकार चेंज हो जाएगी, ये हिंदू मुस्लिम का जो लगातार चल रहा है बंद हो जाएगा। इसे कौन फैलाता? सबको पता है। मैं उन संगठनों का नाम नहीं लेना चाहता फिलहाल, सबको पता है। देखिए, जब एक मुख्यमंत्री जब इस तरह की बातें करता है मुस्लिमों को लेके, हेमंत बिस्वा असम के मुख्यमंत्री भाजपा के हैं, जब वो इस तरह की बातें करते हैं, या कोई और सरकारी आदमी इस तरह की बातें करता है, सरकार में स्थापित और वो इस तरह हिंदू मुस्लिम बात करेगा, तो इसका मतलब साफ साफ है कि गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड चीजें हैं, सरकार प्रायोजित कर रही है इस तरह की चीजें। तो फिर समाज में वैमनस्य तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि सरकार चाह रही है कि बढ़े। जब सरकार ऐसा नहीं चाहेगी तो नहीं बढ़ेगा, शांति हो जाएगी। मैं देख रहा हूँ पिछले लगभग 2 से 3 दिन हो गए हैं, जो लोग सोशल मीडिया पर कमेंटबाजी कर रहे हैं, पोस्ट तो हो ही रही हैं, वीडियो भी बनाए जा रहे हैं, कमेंट में भी जब कमेंट में जाते हैं अंदर, तो ज़्यादातर लोग जो है शांति की बात करते हैं। तो फिर अचानक कैसे भी लगता है कि नफरत फैल रही है, क्योंकि ज़्यादातर लोग यही है, जब से सरकार आई नफरत फैल गई है। क्या बड़े जो चैनल हैं वो इस तरह के काम कर रहे हैं, उनको प्रमोट कर रहे हैं? आप अनिरुद्ध चौहान है, हिंदू गुज्जर है, सामने अपने दवाई बैठे हैं मुस्लिम गुज्जर है, आप लोग साथ रहते हैं, आपके बीच में कोई वैमनस्य है क्या? नहीं है ना। आपने आसपास देख लो, बहुत सारे लोगों को आपका खूब उठना बैठना इनमें बीच में है कि नहीं है? कोई वैमनस्य है क्या? कोई महसूस करता है कि आपके बीच में कोई तनाव है? ये असलियत है। जो आप सोशल मीडिया पर देखते हैं वो असलियत नहीं है, वो स्पॉन्सर्ड है। वो चाहते हैं कि ऐसा दिखाई दे ताकि उनकी सत्ता सुरक्षित रहे। इसलिए बेफिक्र रहिए, हिंदुस्तान की जनता ऐसी नहीं है जिस तरह वैमनस्य बढ़ा। यार शांति थी, शांति ही रहेगी। सब लोग ऐसे ही आपस में मिलजुल कर रहेंगे। जो 10-5% लोग, इनको पहचानिए और इनको बताइए कि ऐसा मत करो, समझाइए। मेरा आपके दर्शकों से भी, पूरी जनता से ये अनुरोध है कि इन चीजों से बाहर निकल, रोजगार पे ध्यान दो, अपने बच्चों के एजुकेशन पे ध्यान दो। मुद्दा ये होना चाहिए कि यूपी में 27,000 स्कूल क्यों बंद हो गए। शायद हमारे जो ये इस तरह की बातें करते हैं उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि आने वाली पीढ़ी के लिए एजुकेशन बिल्कुल सपने जैसी होने वाली है। इतनी महंगी एजुकेशन हो जाएगी, पढ़ा ही नहीं पाएंगे बच्चों को, और जब बच्चों को पढ़ा नहीं पाएंगे तो उनके बच्चे बनेंगे क्या? बताओ मुझे। जब बच्चों को एजुकेशन नहीं मिलेगी, आम आदमी तो नहीं पढ़ा पाएगा, कुछ खास आदमी ही पढ़ा पाएंगे जिनके पास पैसा है। वो कितने % लोग जो बच्चों को पढ़ा पाएंगे, या फिर सब कुछ बेच के पढ़ाएंगे क्या? और फिर भी गारंटी नहीं कि पढ़ा पाएंगे कि नहीं पढ़ा पाएंगे। तो मुद्दा ये होना चाहिए कि एजुकेशन कहाँ जा रही है, मुद्दा ये होना चाहिए कि स्वास्थ्य की सुविधाएं कहाँ है, सरकार क्या कर रही है। मुद्दे तो ये होने चाहिए। मुद्दा ये है कि हिंदू और मुस्लिम को इनसे तो बाहर आना पड़ेगा अगर देश बचाना है। जी जी जी, चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें समय दिया। और 29 तारीख में जो रैली हुई थी, समाजवादी समानता भाईचारा रैली, उसके बारे में जो चीज़ें कही गई थी सबका विश्लेषण हो चुका है। अब आपसे निवेदन है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें,
कमेंट करके जरूर बताएं हमारी आवाज़ कहाँ तक जा रही है, आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।